आपने उसका एक डिजाइन बनाया है ना, तो जो डिजाइन बनता है उसको बोला जाता है हमेशा लॉजिकल डिजाइन। तो वो किसका पार्ट हो गया? आपका आर्किटेक्चर का पार्ट हो गया। तो लॉजिकल डिजाइन से हम क्या समझ रहे हैं कि सर ये फिजिकल नहीं है, मतलब आपने इस पर वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है, आपने एक ढांचा बनाया है, एक रूपरेखा बनाई है, अगर हिंदी में कहें कि हम बेसिकली काम करने वाले क्या हैं। ठीक है, जब आपने उसका डिजाइन बना लिया, आर्किटेक्ट बना लिया है, उसके बाद आपने उस पर काम करना स्टार्ट किया सर। काम करने के बाद आप क्या करोगे भाई? मकान बनाना स्टार्ट किया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के हमारे सामने आ रहा है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट है एग्जैक्टली वो क्या है? आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब फिजिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिकल डायग्राम। लॉजिकल डायग्राम पे आपने काम किया है, और अब जो प्रोजेक्ट बन के आया है, फाइनल जो प्रोडक्ट बन के आया है, वो किसका पार्ट है? आपका ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप इसको ये भी कह सकते हो फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझिए आप, कि आप एक कंप्यूटर बनाने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर जब बनता है ना, तो ऐसे ही नहीं बनता है, उसमें फिर क्या है? एक सीपीयू होता है, लॉजिकल डिजाइन्स होती है, कंट्रोल डिजाइन्स होती हैं, हार्डवेयर का पार्ट है। तो कौन सा पार्ट कैसे लगेगा, कौन कौन से पार्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट रहेंगे, वो तो किस में आएंगे? आपके लॉजिकल डायग्राम में। बना नहीं है। जब इन सारे पार्ट को आप स्ट्रक्चरली जोड़ दोगे, तो जोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट सामने आ रहा है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है? कंप्यूटर आ रहा है, तो वो हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की, तो मेमोरी इटसेल्फ तो क्या है? आर्किटेक्चर है। लेकिन जब हमने मेमोरी को जोड़ दिया कि रैम कहाँ लगेगी, रोम कहाँ लगेगी, है ना, कैशे कहाँ लगेगी, रजिस्टर्स कहाँ होने चाहिए, तो जोड़ने के बाद सीपीयू की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी, किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, तो फाइनल जो टच आता है वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन फिर किसका पार्ट हो गया? आपका ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन किसका पार्ट है? आपका इनपुट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया। इंडिविजुअल कंपोनेंट किसके हैं? आर्किटेक्चर के। लेकिन जोड़ने के बाद कौन सी चीज बन के आ रही है? आपके ऑर्गेनाइजेशन बन के आ रही है। इसी तरीके से आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो एड्रेसिंग मोड हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल हैं, जो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बनता है ना, तो वो सारे किसके पार्ट आ जाते हैं? आपके आर्किटेक्चर के पार्ट आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस है आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आर्किटेक्चर पहले आता है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले आता है? आर्किटेक्चर आता है, ऑब्वियस है। ऑर्गेनाइजेशन तो कैसे आएगा? जब डिजाइन ही नहीं बनेगी तो आप उसमें काम करना कैसे स्टार्ट करेंगे? ठीक है, तो ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या है और हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, हालांकि हम जब बात कर रहे हैं सीनियर इंस्ट्रक्टर और जूनियर इंस्ट्रक्टर की, तो ये सब्जेक्ट में जो सिलेबस दे रखा है आपका, वो थोड़ा सा क्या है कि मिसमैनेज कर रखा है इन्होंने। 90% सिलेबस सीनियर का और जूनियर का सेम है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की रेफरेंस में बात करें, 10% उनका ज्यादा है। ठीक है, तो अपना तो खैर बेसिक्स का ही, तो बेसिक्स की अपन पढ़ेंगे, और अगर कुछ सीनियर में पढ़ते हैं तो वो टॉपिक में मेंशन कर दूंगा कि ये सीनियर के अंदर है आपके, अदरवाइज जूनियर के हिसाब से चलें। इनफ डीप मैं आपको ले जाऊंगा, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको कोई खास आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपके 8 या 10 टॉपिक हैं शायद टोटल बेसिस के अंदर, तो ये मान के चलें कि एवरेज लगभग लगभग 8-10 क्वेश्चन हर टॉपिक में से बनने वाले हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही यूनिट में से सारे क्वेश्चन आपको दे दिए जाए। भाई 100 क्वेश्चन तो बनेंगे ना आपके, 10 यूनिट आपको दे रखी हैं, अगर हम एवरेज डिवाइड करें तो लगभग 10 क्वेश्चन पर यूनिट में से आता है। 10 नहीं तो 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, लेकिन इतना तो बनेगा ही बनेगा, आप ये मान के चले। ठीक है, ऐसे किसी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, तो सबका वेटेज बराबर ही है। तो प्रोग्रामिंग में तो वहां भी 8-10 क्वेश्चंस बनेंगे आपके, सीसी प्लस में इसका भी इतना ही बनेगा, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग सिक्योरिटी जो भी है आपका। तो ये है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, और बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट अगर थोड़ा सा मिसमैनेज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, कंपोनेंट ऑफ सीओए, सीओ का मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट की हम स्टडी कर रहे हैं। एक है अपना सीपीयू वाला पार्ट, दूसरा है मेमोरी, और तीसरा है इनपुट आउटपुट। इनको पूरा मिला के सीईओ के अंदर हम कंसिडरेशन में लेकर आते हैं। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर इंटरचेंजेबली यूज में लूंगा, है ना, तो उसको मत लेंगे सर आप ऑर्गेनाइजेशन कैसे ले लिया, क्योंकि जनरल डोमेन में तो वही चीज यूज में आती है, टेक्निकली डिफरेंस मैं बता चुका हूं, है ना। तो अब इसमें यूज क्या पढ़ते हैं हम? एक तो हमने पढ़ा है सीपीयू, ये तो रहा आपका सीपीयू वाला। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है आप एएलयू। ठीक है,
ये है आपका मेमोरी, और ये है आपका इनपुट आउटपुट। देखो बच्चों, डायग्राम तो बना लो आप। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट्स। नोट्स कैसे दिए जाते हैं? आपको लिखवाए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं? अच्छा, ठीक है। एक बार मैं बात कर लूंगा सर से, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको लिखवा दूंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएं इसके सीओए के, है ना। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो पूरा चीज़ लिखवाओगे तो आपके लिए भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मेन मेन चीज़ है वो डायग्राम तो बना लिया ना। देखो, इसमें तीन कंपोनेंट हम पढ़ते हैं। एक तो होता है सीपीयू, इसको होता है वो क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबको पता है इस चीज में। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये होती है अपना मेमोरी, ये अपनी सिस्टम बसेज हैं। इनको तीनों को कंबाइंड मिला के क्या कहा जाता है? सिस्टम बस। ठीक है, आज पूरा फंडामेंटल पर ही जा रहे हैं, फिर अपन धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ेंगे। और ये है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं। अब तीन चीजों की हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। एक तो पोर्शन है आपका सीपीयू वाला पोर्शन, दूसरा मेमोरी पोर्शन और तीसरा है इनपुट आउटपुट पोर्शन। इन तीनों को मिला के हम सीओए बोल रहे हैं। तो आज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीयू से। मतलब आज केवल मैं आपको एक लेआउट दे रहा हूं सारे सब्जेक्ट का कि पढ़ना क्या है, किस हिसाब से है। उसके बाद अपन धीरे धीरे जाएंगे। तो सीपीयू जो है, मैं आपसे पूछता हूं कि सीपीयू की फंक्शनलिटी क्या होती है, बताएं। भाई हम सीपीयू पढ़ने वाले हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता क्या है? अब ध्यान रखना, डेटा को प्रोसेस कर रहा है या प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहा है? डेटा को कैसे प्रोसेस करोगे? अच्छा, डेटा प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? चलो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। मेमोरी क्या काम करती है? स्टोर करने का काम करती है। क्या स्टोर? प्रोग्राम और डेटा दोनों को स्टोर करने का। मैं अलग अलग वर्ड बोल रहा हूं, प्रोग्राम प्लस डेटा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेमोरी, अभी मैं किसी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सिंपल बात कर रहा हूं कि मेमोरी क्या काम करती है। मेमोरी का काम होता है प्रोग्राम और डेटा दोनों को स्टोर करने का काम मेमोरी का होता है। मेमोरी में सेल्स होते हैं ना, जैसे एड्रेस होते हैं ना अपने, सेल्स वगैरह, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम और डेटा को स्टोर कर रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि प्रोग्राम और डेटा में क्या डिफरेंस है? सेम तो नहीं हो सकते, सेम होता तो मैं लिखता ही क्यों, इतना मेंशन ही क्यों कर रहा है इस चीज को। तो क्या डिफरेंस है प्रोग्राम और डेटा के अंदर? डेटा इज ए पर्टिकुलर फंक्शनलिटी। फॉर व्हाट फंक्शनलिटी? देखो,
अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो प्रोग्राम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं सर? ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और डेटा क्या है? कोई भी रॉ फैक्ट है। अभी हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं। डेटा क्या है? ए रॉ फैक्ट। बट इससे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है। हम इसको एक लेमन की डेफिनेशन से कैसे बात करें कि एक सामान्य आदमी को समझाना है कि प्रोग्राम क्या है और डेटा क्या है। देखो, व्हाट्सअप सबकी इसमें होता है, तो कोई भी एप्लीकेशन है आपकी, वो क्या है? आपकी प्रोग्राम है। ठीक है, तो व्हाट्सअप क्या हुआ? आपका प्रोग्राम। और मैसेज और व्हाट्सअप क्या है? आपके डेटा है। दोनों कहाँ स्टोर होते हैं? मेमोरी में स्टोर है, यही मैं कह रहा हूँ। मीडिया प्लेयर क्या है? आपका प्रोग्राम। सॉन्ग्स वगैरह, पिक्चर वगैरह क्या है? आपकी डेटा है। दोनों कहाँ स्टोर हो रहे हैं? मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गया, और ये कोई भी रॉ फैक्ट हो गया। रॉ फैक्ट का मतलब कोई भी चीज जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिस पर आप प्रोसेसिंग करने वाले हैं, मतलब जो चीज जिस पर आप प्रोसेसिंग करेंगे वो क्या है? आपका डेटा हो चुका है। दोनों कहाँ स्टोर हो रहे हैं? मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने कहा कि प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब मुझे बताइए इंस्ट्रक्शन क्या है? वो तो एल्गोरिदम होती है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप अगर हम किसी को चीज को डिफाइन करते हैं तो उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। देखो, होता क्या है, जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं ना, तो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। आजकल तो असेंबली में और लो लेवल में तो कोई लिखता नहीं है। असेंबली में होते हैं डिवाइस प्रोग्रामिंग के अंदर, बाकी वैसे काम नहीं होता है। हमने ये समझने के लिए किया कि हम जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं वो सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह में लिख रहे हैं। ठीक है, अभी इन सबको मैंने एक मिनट के लिए मान लिया हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये मत करना सर सी तो मिडिल लेवल में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी केवल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है तो उसकी एक भाषा होती है, कोडिंग होती है ना, ह्यूमन लाइक लैंग्वेज, इसीलिए उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन जब मेमोरी में वो स्टोर होता है ना, तो उस फॉर्म में नहीं होता जिस फॉर्म में आप लिखते हैं। ठीक है, मेमोरी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? 0 1 के अंदर होता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मेमोरी में कोई भी चीज स्टोर हो रही है, चाहे प्रोग्राम हो और चाहे डेटा हो, वो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा? 0 और 1 की फॉर्मेट में होगा। 00111100011101001110। एक मान लीजिए ये फॉर्मेट है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपने प्रोग्राम लिखा था सी लैंग्वेज में, स्टोर हुआ है लो लेवल लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, कर कौन रहा है? आप तो नहीं कर रहे हैं, आपने तो प्रोग्राम लिखा और उसको कंपाइल करा दिया या उसको सेव करा दिया। तो ये काम कौन कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स करते हैं, वहां वो काम कंपाइलर करता है। असेंबली लैंग्वेज हो तो असेंबलर करेगा उस काम को। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? हायर लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं कन्वर्ट? क्योंकि मेमोरी के अंदर सारी वैल्यू 0 1 के अंदर है। सीपीयू, अब मेमोरी में हम 0 1 में ही क्यों स्टोर कर रहे हैं सर? ये भी तो प्रश्न है ना। ना सीपीयू वो समझता है, पर सीपीयू इसी भाषा को क्यों समझता है? सीपीयू डायरेक्टली सी सी प्लस प्लस की भाषा क्यों नहीं समझता? नहीं, मशीन तो है, लेकिन मशीन क्यों नहीं समझ सकती है? कोई ऐसा आप सिस्टम बनाए जब 0 1 की भाषा समझ सकती है। 0 1 की भाषा तो और भी टिपिकल है। अब मैं आपसे कहूं कि 0 1 1 1 1 1 0 इसका क्या मतलब है, इसको तो समझना और ही मुश्किल है। एक्चुअली जब सीपीयू बनाया जाता है, सीपीयू डिजाइन किया जाता है, तो उसमें रजिस्टर्स होते हैं हमेशा। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए। जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो फ्लिप फ्लॉप सारी वैल्यू 0 1 की फॉर्म में लेता है। आपके पास और कोई तरीका ही नहीं है ना। आपने सीपीयू में जो रजिस्टर्स यूज में ले रहे हैं, जो मेमोरी डिवाइस यूज में ले रहे हैं, वो तो रजिस्टर्स होती है, और रजिस्टर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। फ्लिप फ्लॉप क्या वैल्यू ले रहा है? जो भी मेमोरी से आ रही है वो 0 1 की भाषा में एक्सेप्ट करेगा। तो आपको जो भी चीजें स्टोर करवानी पड़ेंगी वो 0 1 की फॉर्म में ही स्टोर करवानी पड़ती हैं। तो आपको ऐसी मैकेनिज्म निकालनी पड़ती है कि वो मेमोरी के अंदर 0 और 1 के अंदर स्टोर हो। प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वहां तो कंपाइलर्स आ जाते हैं, असेंबलर्स आ जाते हैं। इवन जब आप फोटो खींचते हो तो फोटो भी 0 1 की फॉर्म में स्टोर होते हैं, उसकी मैकेनिज्म अलग है।
इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कोडिंग आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा कि किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। फोटो खींचा आपने तो उसमें क्या है, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं। वो कलर कॉम्बिनेशन का एक सिस्टम होता है, ब्लैक का 01 से स्टोर होगा, ये स्टोर होगा, तो वो कलर कॉम्बिनेशन को स्टोर कर रहा है। और बाद में जाके जब आप उसको देखते हो वो कलर कॉम्बिनेशन कोडिंग वापस आपके फेस में कन्वर्ट होके आ रहा है। बट मेमोरी के अंदर तो वो भी 01 के अंदर ही स्टोर हो रहा है। सॉन्ग्स वगैरह होते हैं वहां ए टू डी कन्वर्टर आते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स होते हैं। वो कन्वर्टर क्या करते हैं, 0 to 1 में कन्वर्ट करते हैं। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब यह है कि मेमोरी में जो भी आप स्टोर करवाओगे वो हमेशा 0 और 1 के अंदर ही स्टोर होगा। ठीक है। अब आपने स्टोर करवा दिया, मान लीजिए एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शन 1 हो गई, ये इंस्ट्रक्शन 2 हो गई, ये इंस्ट्रक्शन 3 हो गई, ये इंस्ट्रक्शन 4 हो गई, ये इंस्ट्रक्शन 5 हो गई। मान लीजिए इनको मिला के एक प्रोग्राम बन गया आपका। ये प्रोग्राम है। ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, ग्रुप ऑफ बिट्स। ठीक है। तो प्रोग्राम क्या हो गया आपका, इंस्ट्रक्शन क्या हो गई आपकी, ग्रुप ऑफ बिट्स हो गई आपकी। तो प्रोग्राम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं सर, प्रोग्राम है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी, ग्रुप ऑफ बिट्स। और बिट्स क्या है आपकी, बिट्स क्या होती है, 0 और 1, बस खत्म, 0 और 1। ठीक है, ये आपका बिट्स हो गया। तो अब मेमोरी तो आपको समझ में आ गई, मेमोरी की फंक्शनलिटी क्या है ना। इसको हम डिटेल में लेंगे, मैं तो केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हम पढ़ने वाले क्या हैं, हा? अभी मैं प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी कैश L1 L2 L3 में उसकी तरफ नहीं गया हूं, मैं केवल मेमोरी की फंक्शनलिटी बता रहा हूं। फंक्शनलिटी तो सबकी सेम ही होगी ना। ठीक है। तो ये आपका मेमोरी का काम हो गया। अब मैं आता हूं सीपीयू पर कि सर आपने बताया है कि सीपीयू का काम क्या होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, एक लाइन का काम है आपका। सीपीयू का क्या काम हो गया, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, है ना इनको। सीपीयू की जो फंक्शनलिटी होती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होती है। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। अब क्वेश्चन ये है सर कि प्रोग्राम आपका रखा हुआ है मेमोरी के अंदर, सीपीयू का काम है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना। तो अब ये प्रोग्राम तो यहां रखा हुआ, आएगा कैसे यहां पर, सिस्टम बसेस से आएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई सीपीयू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहा है, बट सीपीयू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता कैसे है। क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम ये आ गई है हमारे सामने कि सर आपने लिख दिया है कि सीपीयू का काम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन सीपीयू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएगा कैसे, तरीका क्या होगा उसका। तो जब भी सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है तो हमेशा इंस्ट्रक्शन साइकिल का फॉलो करता है। कौन सी साइकिल है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो हम ये कर सकते हैं, ये मैं मिटा दूंगा, सामने लिख लें, ठीक है, 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं, फिर बाद में बता। सीपीयू किस साइकिल का फॉलो कर रहा है, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो साइकिल लगती है, जो प्रोसेस लगता है, वो क्या कहला रहा है, आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब मैं ये कह रहा हूं कि सर सीपीयू का काम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने का है, और आप ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होगा तो इंस्ट्रक्शन साइकिल लगेगी। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में 3 स्टेज होती हैं, फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन। पहला क्या है इसमें स्टेप, फेचिंग। दूसरा क्या है, डिकोडिंग। और तीसरा क्या है आपका, एग्जीक्यूशन।
ठीक है। अब सर ये फेचिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, एग्जीक्यूशन है, इसको समझिए। देखो, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम तो सीपीयू के पास नहीं है ना, प्रोग्राम रखा हुआ है मेमोरी में। तो आप क्या करोगे, सीपीयू पहले मेमोरी के पास जाएगा, प्रोग्राम को लेकर आएगा, बसेस के थ्रू जाएगा। अभी बस नहीं पड़ी है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ऑब्वियसली बस के थ्रू ही जाएगा आपका। तो पहले क्या हुआ, मेमोरी के पास गया और प्रोग्राम को लेकर आया। ठीक है। तो जो प्रोग्राम को लेकर आ रहा है, प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, पूरा प्रोग्राम तो एक साथ आएगा नहीं, वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन आएगा आपका, है ना। तो आप क्या कहोगे, इंस्ट्रक्शन को लेकर आए। तो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लाना, ये क्या कहलाता है, फेचिंग। ठीक है। टू गेटिंग इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, तो ये आपका कहलाएगा फेचिंग। फेचिंग क्या कह रहे हैं हम, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लाना, ये क्या कहला रहा है, फेचिंग कहला रहा है। ठीक है। दूसरा है डिकोडिंग, कि सर आप मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेकर तो आ गए, आप सीपीयू उसको बैठ के समझेगा भी तो सही कि उसका मतलब क्या है, क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि मेमोरी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन 0 और 1 के अंदर स्टोर है। अब सीपीयू उस इंफॉर्मेशन को लेकर आ गया, इंस्ट्रक्शन को लेकर आ गया। अब इंस्ट्रक्शन भी 0 1 की फॉर्म में ही आएंगी आपके पास कि सर मैं कहता हूं आपका 0 0 0 0 0 1 है। अब इसका मतलब क्या है, ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मतलब क्या है इस चीज का। तो सीपीयू इसको समझता है। तो अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न या फेस्ड पैटर्न, वो क्या कहलाता है आपका, डिकोडिंग कहलाता है। तो डिकोडिंग क्या है, तो 0 1 का जो पैटर्न है ऑप कोड को समझना, ये क्या कहला रहा है आपका, डिकोडिंग। जब आपने उसको समझ लिया तो फिर उसका एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा, तो ये आपका कहलाएगा एग्जीक्यूशन। ठीक है। तो 3 स्टेप लगी। अब मैं कहता हूं कि सर प्रोग्राम में 10 इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए एक प्रोग्राम है आपके पास, ये प्रोग्राम है, इसमें 10 इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 और इंस्ट्रक्शन नंबर 4, 4 कर लीजिए आप, लंबा हो जाए। ठीक है। इन चारों इंस्ट्रक्शन को मिला के आपका एक प्रोग्राम बना है। तो सीपीयू ने क्या किया, पहले तो इसको फेच करके लेकर आया, इसको डिकोड किया, इसको एग्जीक्यूट किया, फिर क्या गया, सेकंड इंस्ट्रक्शन के पास गया, उसको फेच करके लेके आया, कहीं ना कोई लोकेशन में रखी हुई ना मेमोरी के, उसको आपने एग्जीक्यूट किया, फिर थर्ड को किया, फिर फोर्थ को किया। इस तरीके से सारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर आपके पास आता है। अब आप ये कहोगे कि सर क्या ये इंस्ट्रक्शन हर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन होता है, हाँ, हर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो विद इन ए सेकंड वो अपने सामने आ जाता है, तो हमको लगता है पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके आया है। एक्चुअली होता क्या, सीपीयू की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है ना। तो ये जो प्रोसेसिंग है इतनी फास्ट होती है कि हमें लगता है कि विद इन ए सेकंड ये सारा काम हो गया, पूरा प्रोग्राम एक साथ प्रोसेस हो गया और हमारे सामने प्रेजेंट हो गया। बाकी ऐसा होता नहीं है, वो भी इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होकर आपके पास आ रहा है। तो प्रोसीजर तो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन ही रहेगा। जैसे आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे जैसे क्लिक किया आपने, व्हाट्सएप आपका ओपन हो गया। ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको। अब ये काम कैसे हुआ, अब इसको पूरी प्रोसेसिंग को समझो। व्हाट्सएप है आपका, फोन मेमोरी में रखा हुआ है। व्हाट्सएप जो होता है ना, वो केवल एक आइकॉन होता है, वो बेसिकली प्रोग्राम है, वो मेमोरी में कहीं पर रखा हुआ है आपका फोन मेमोरी में। तो जो व्हाट्सएप होगा ना, इसके पीछे एक रजिस्टर होता है बच्चों, है ना। इस रजिस्टर का नाम अलग अलग होता है। मैं ये कहता हूँ कि भी प्रोग्राम काउंटर है, क्योंकि जब भी इंटेल सीरीज आई थी ना, अपनी सीरीज अलग अलग है प्रोसेसर की, 8085, 8086। तो 8085 में इसका नाम था प्रोग्राम काउंटर। ये भी अपन पढ़ेंगे बाद में जाके, केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। तो प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, उसका एड्रेस लिखा होता है। जो भी आप एग्जीक्यूट करोगे ना, अब मेमोरी में ये जो व्हाट्सएप है कहाँ स्टोर है आपको थोड़ी पता है, आपने तो केवल क्लिक किया, आप तो यूजर है उस चीज का। तो पीछे रजिस्टर होगा, उसमें एड्रेस लिखा रहता है कि मेमोरी की किस लोकेशन के अंदर ये जो एप्लीकेशन है वो स्टोर है। ठीक है। तो सिस्टम बसेस जैसे ही आप करते हो एक्टिवेट हो जाती है, वो मेमोरी के पास पहुंच जाती है कि मेमोरी की किस लोकेशन पर ये प्रोग्राम है। वहां से वो फेच करेगा, सीपीयू उसको डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करके आपको देगा। ये पूरा प्रोसीजर इस तरीके से काम करता है ना। कोई भी एप्लीकेशन हो, उसका एड्रेस पीछे प्रोग्राम काउंटर में जो रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू में, उसमें स्टोर होते हैं। ठीक है। नहीं तो मालूम कैसे चलेगा आपको मेमोरी में कहाँ है। रजिस्टर देखो दो तरीके के होते हैं हर प्रोसेसर के अंदर, नाम अलग अलग हो सकता है ना। बेसिकली क्या है कि जब हम बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेसर की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें दो तरह के रजिस्टर हैं, एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर और दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर तो वो होते हैं जो प्रोग्रामर के लिए ओपन होते हैं। बेसिकली इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है ना अपनी, तो वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होती है। इसमें सी सी प्लस प्लस बात नहीं करते हैं हम, जब हम प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, डिवाइस प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग आती है। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जो भी काम होता है वो रजिस्टर के थ्रू होता है। जैसे सी के अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं ना, ए इज इक्वल टू 10, मान लीजिए बी इज इक्वल टू 20, आपने लिया। तो ये क्या है, और ए बी और बी वेरिएबल है।
वेरिएबल क्या काम कर रहे हैं, स्टोर करने का काम कर रहे हैं, वेरिएबल का ये काम होता है, बट ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में जो रजिस्टर्स आपको दिए हैं स्टोर कराने के लिए वही यूज ले सकते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए रजिस्टर है आपका ए बी नाम से कोई रजिस्टर है, तो आप यही लेंगे यूज में। तो उसमें क्या होता है, जो रजिस्टर प्रोग्रामर के लिए ओपन है प्रोग्रामिंग करने के लिए, उनको तो बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। और जो एक स्पेसिफिक वर्क के लिए है कि भाई हमारा काम, हम इसको ओपन नहीं करेंगे प्रोग्रामर के लिए, लेकिन हमारा कुछ पर्पस है, कुछ स्पेसिफिक पर्पस, उसी के लिए हम उसको यूज लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर्स। अब उसमें प्रोग्राम काउंटर आता है जिसमें ये एड्रेसेस वगैरह स्टोर होते हैं, एमएआर आता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स है, ये पढ़ेंगे अपन, है ना, सारी चीजें हैं। तो वहां वो काम आते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो जो रजिस्टर को क्या काम करते हैं, रजिस्टर एक मेमोरी है, स्टोरेज का काम करती है आपका, छोटे रजिस्टर तो छोटे मेमोरी लोकेशंस होते हैं आपके। अब आपको हर जगह तो सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, छोटे छोटे मेमोरीज है या प्रोग्रामिंग करनी है, तो वहां सारे काम रजिस्टर के थ्रू होता है। जैसे जनरली क्या होता है कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, डिवाइस प्रोग्रामिंग अपन यूज में लेते हैं, ये तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। आपने कभी देखा होगा वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, वॉशिंग मशीन आप स्टार्ट करते हैं तो वॉशिंग मशीन क्या होती है, एक बार क्लॉकवाइज घूमती है, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, तो क्या ऑटोमेटिक घूम रही है क्या? नहीं, प्रोग्रामिंग तो सेट है ना उसमें। तो वहां क्या प्रोसेसर है? हाँ सर, वहां भी प्रोसेसर है। ये वाला प्रोसेसर है नहीं, इसकी क्या जरूरत है? i7 थोड़ी लगाओगे वहां पर, काम तो केवल घुमाना ही तो करना है, उसका मोटर को घुमाना ही तो करना है, आपकी 2 लाइन की कोड है। तो वहां माइक्रो कंट्रोलर काम में आते हैं आपके। ठीक है, वो भी प्रोसेसर ही होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि आपके रैम जॉम जो मेमोरी है ओएस है वो सब इनबिल्ट होते हैं, छोटी सी डिवाइड होती है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भी यूज ले सकते हैं, आजकल तो हाई लेवल लैंग्वेज भी करते हैं, एम्बेडेड सी वगैरह। तो आप क्या है, कोड लिख लेते हैं वहाँ, 2-3 लाइन का कोर्स होता है कि भाई स्टार्ट करोगे तो 1 मिनट वाइज तो क्लॉकवाइज घूमेगा, 1 मिनट बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। वो जनरल पर्पज में काम में नहीं आ रही है, उसका एक ही काम है कि अपने को ये प्रोग्राम सेट करके देना है जब भी वो वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो। ठीक है, तो वहां ये जो है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, डिवाइस प्रोग्रामिंग, वहां डायरेक्टली यूज में आ जाती है, तो वहां रजिस्टर के थ्रू सारा काम होता है आपका। ठीक है, अब आपने देखा होगा माइक्रोवेव ओवन है, खाना पकाने का काम आता है। ठीक है, तो ये थोड़ी कि प्रोसेसर बैठ के खाना पका रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, तो टेम्परेचर ऊपर नीचे कर रहा है, टेम्परेचर के हिसाब से वो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, वो कौन कर रहा है? प्रोसेसर कर रहा है वहां पर भी। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा मोबाइल्स, वो रेलवे जंक्शंस वगैरह के अंदर ट्रेन आने वाली है, ये ना वो डिस्प्ले दिखाई देते हैं वहां पे जाके, ऑटोमेटिक थोड़ी हो रहा है वो, है ना, उसमें भी ये है। आपने कभी इसमें छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप जैसे दिवाली वगैरह में लाइटिंग करते हैं ना, अपना लाइट लगाते हैं, 1 मिनट के बाद बंद हो जाती है, 1 मिनट के बाद ऑफ हो जाती है, होता है ना, उसमें भी माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। पूछना जाके, वो छोटा सा प्रोग्रामिंग करते हैं, 2 लाइन की प्रोग्रामिंग उसमें जाके सेट करके देते हैं आपको प्रोग्राम। ठीक है, कि एक, अब उसका डिले कर सकते हो आप, 2 मिनट ज्यादा बात करना है, या 3 मिनट बाद उस लाइट को जलाना है, या 4 मिनट बाद जलाना है, तो वो हो जाता है सारा। तो वहां भी माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर यूज, लेकिन ये नहीं आते, ये तो बहुत महंगे हैं। क्या काम करना है आपको उसका? 200 रुपए का आता है वो, उसको लगाओ ना 100 रुपए का। ठीक है, तो वो जैसे जैसे काम आ रहे हैं वैसे यूज में आ रहे हैं, है ना। बड़े बड़े जैसे इवन मिसाइल डेवलपमेंट्स में है, वहां भी माइक्रो कंट्रोलर से उसका अलग डिजाइन होती है, बहुत तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं, है ना। आर्डिनो आपने देखा नहीं, वो आर्डिनो वगैरह गेम्स खिलवाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं ना प्रोडक्ट, वो सब माइक्रो कंट्रोलर है। वो भी प्रोसेसर है, बट वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज में आ रहा है वो, है ना। बाकी जनरल पर्पस से अपना मतलब नहीं है, और अपन जो कंप्यूटर यूज में लेते हैं वो जनरल पर्पस है। प्रोसेसिंग सबकी एक जैसी होती है, प्रोसेसिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये काम रहा आपका सीपीयू का। क्लियर है यहाँ पर? अब सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं सर, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। सीपीयू के 2 पार्ट हैं आपके, एक है आपका कंट्रोल यूनिट और दूसरा है एएलयू। ये कंट्रोल यूनिट है, ये क्या काम करता है? फेचिंग और डिकोडिंग का काम कर रहा है। और एएलयू क्या काम कर रहा है? एग्जीक्यूशन का काम कर रहा है। तो ये तो क्या कर रहा है आपका? फेचिंग और डिकोडिंग। ठीक है, और एएलयू क्या काम कर रहा है आपका? एग्जीक्यूशन। किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, अभी तक जो पढ़ाया है। आप सारे स्टूडेंट पीजीडीसी भी हैं क्या इसमें, 1-2 बंदे? सब बीसीए हैं, एमसीए हैं, बीटेक हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत पीजीडीसी को भी नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा क्या है, ज्यादा डालना पड़ता है। गुड। ठीक है, तो ये आपका एग्जीक्यूशन हो गया है आपका।
अब मैं ये कहता हूं कि सर बात तो समझ में आ गई कि इसका फेचिंग है, इसका डिकोडिंग है और एएलयू का काम एग्जीक्यूशन है। अब जो सीयू है बेसिकली ये काम क्या करता है? सीयू कंप्यूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये सीपीयू जो होता है आपका। तो सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट है ये क्या काम करे सर? फेचिंग डिकोडिंग का तो काम कर रही है। वो कर कैसे रही है? तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। जब भी आप एक टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बिना लॉजिक के, बिना फाउंडेशन के कुछ नहीं है। हवा में बात नहीं हो रही, उसके पीछे भी एक लॉजिक होगा। तो जो कंट्रोल यूनिट होता है ना, वो कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करता है आपका। कंट्रोल सिग्नल, भाई आप कोई फेचिंग ऑपरेशन करोगे तो ऑटोमेटिक नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ सारा काम रजिस्टर्स के थ्रू होता है। तो रजिस्टर में कैसे डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसको बताने के लिए माइक्रो ऑपरेशंस आपके आते हैं। वो सीनियर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में है, जूनियर में नहीं है। तो माइक्रो ऑपरेशन कैसे काम करेंगे, है ना? जब माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी। और कंट्रोल सिग्नल कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका कंट्रोल यूनिट कर रहा है। अगर कंट्रोल यूनिट को यहां से हटा दिया जाए तो आपकी कोई भी एग्जीक्यूशन, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, ठीक है? और जब इन दोनों का काम हो जाता है तो ये चीज एएलयू को दे दी जाती है। तो एएलयू क्या काम करता है? देखो, प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट होगा तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का फॉलो करेगा, फेचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि फेचिंग करने के लिए मैक्रो ऑपरेशन लगते हैं, है ना? अब माइक्रो ऑपरेशन तभी परफॉर्म होंगे जब कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड किए जाएंगे। कंट्रोल सिग्नल्स क्या होते हैं? बेसिकली एक ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ, मालूम कैसे चलेगा कंप्यूटर को? भाई आप तो ह्यूमन बीइंग है, आपके पास तो टाइम है। तो वहां एक ट्रिगर का काम करता है कि ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, ये इंस्ट्रक्शन बंद हो गई, ये इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, ये बंद हो गई वहां पर जाके। वो माइक्रो कंट्रोल सिग्नल्स हैं आपका, है ना? तो वो कंट्रोल सिग्नल कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपका कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड कर रहा है। अगर कंट्रोल यूनिट नहीं होगा तो कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड नहीं हो सकते, कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड नहीं हो सकते तो माइक्रो ऑपरेशन नहीं हो सकते, माइक्रो ऑपरेशन नहीं हो सकते तो फेचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, फेचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। आपका कोई मतलब ही नहीं, कंप्यूटर का फेंक दो रद्दी के, ठीक है? इसीलिए सीपीयू को ब्रेन कहा जाता है ना? बट सीपीयू में एएलयू के बिना काम चल सकता है भाई। आप ठीक है, एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो डेटा का प्रोसेस तो कर ही सकते हो ना, डेटा का ट्रांसफर तो कर ही सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सीयू नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, डेटा का ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। डेटा का ट्रांसफर के अंदर भी आपका फेचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूशन लगेगा। हालांकि फास्ट डिवाइस आ गई है आजकल, डीएमए कंट्रोलर, वो भी आपके सिलेबस में, बट वो सीनियर इंस्ट्रक्टर के सिलेबस में है, ठीक है। उसका काम क्या, डेटा ट्रांसफर का हो जाएगा। सीपीयू का काम है वो केवल एग्जीक्यूशन कराया जाता है उस केस में, है? तो अब ये चीज हो गई सब, सीयू का काम समझ में आ गया। एएलयू है, एएलयू का काम क्या होता है? ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म कर रहा है ना? जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिकोडिंग के बाद एग्जीक्यूशन होगा उसका, ठीक है। वो काम कौन कर रहा है? आपका एएलयू चीजें करती है। अब इसमें दो तीन चीजें और आती हैं एएलयू के अंदर कि सर हमने ये तो कर लिया है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से किया जाता है वो भी हम एएलयू पोर्शन के अंदर ही पढ़ते हैं। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, ये अनसाइंड नंबर होते हैं सारे, है ना? जो अपन लगता है नंबर सिस्टम आपने पढ़े होंगे, बाइनरी, डेसिमल, है ना, हेक्सा, ये सब अनसाइंड नंबर्स के लिए हैं। लेकिन कंप्यूटर जो बनाए जाते हैं ना, वो साइंड और अनसाइंड नंबर दोनों के लिए बनाए जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि सर -4 है, -4 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्योंकि कंप्यूटर में या में सीपीयू के अंदर तो रजिस्टर्स होते हैं, मैंने बताया आपको। रजिस्टर क्या क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। फ्लिप फ्लॉप सारी वैल्यू 0 1 की फॉर्म में लेता है। अब 4 को तो आप कर सकते हो बाइनरी में कन्वर्ट, क्योंकि सारी वैल्यू बाइनरी में ही होगी ना। आप इस माइनस को कैसे करोगे, इस डैश को? तो इसका, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसका तरीका है, ये भी करेंगे। मैं तो केवल एक जनरल बता रहा हूँ। उसमें टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड्स आते हैं ना, तो उसका एक तरीका है। मतलब उन्होंने एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम डेवलप किया है कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो कंप्यूटर जो बनाए गए वो साइन नंबर्स के लिए बनाए गए हैं। वो पॉजिटिव नंबर भी लेता है और नेगेटिव नंबर भी लेता है। तो वहां नंबर का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। जो हम कॉपी पेन में लिखते हैं ना, जो सारे पढ़ रहे हैं, वो तो अनसाइन नंबर है सारे। अब मैं आपसे कहता हूँ 101, क्या है ये? बताओ बताओ। 5, ठीक है, गलत। वहां तो सही है आपका जो आप बता रहे हो, कंप्यूटर के अंदर 5 नहीं होगा ये, इनसाइड मेमोरी के अंदर। क्योंकि आपने जो किया है वो तो अनसाइंड नंबर के किया है, यहाँ इसका मतलब अलग है। यहाँ इसका मतलब हो जाता है माइनस, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, 1 1 1 2 -3 है ये। 5 को लिखोगे तो आप, ये है 5, लेकिन उसके लिए आपको टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ना पड़ेगा कि नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। वो कौन सा पार्ट है आपका? एएलयू का पार्ट है। हालांकि आर्थोमेटिक करके छोड़ दिया है आपके सिलेबस में, तो पूरा आर्थोमेटिक नहीं करना है, लेकिन नंबर रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए कि भाई नेगेटिव नंबर है या जो साइन नंबर है उनका रिप्रेजेंटेशन कितना और कैसे किया जाता है। क्योंकि आपके सिलेबस में क्या गड़बड़ कर रखी है
कि चीज को स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने डिटेल्स में जाना है आपके, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन करके छोड़ दिया है। अब मेमोरी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, तो रैम रोम थोड़ी है मेमोरी में, फिर कैशे मैपिंग भी होती है और बहुत सी तरह की चीजें हैं, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट भी आ जाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाता है, तो बहुत लंबा है। तो हमें उस हिसाब से लेके चलना है कि दोनों का बैलेंस हो और आपके कोई क्वेश्चन भी नहीं रहे। न्यूमेरिकल अपन केवल कैशे मेमोरी के अंदर करेंगे, बाकी और न्यूमेरिकल आपके ज्यादा बनेंगे नहीं इसके अंदर। सीनियर इंस्ट्रक्टर की कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें न्यूमेरिकल आ सकते हैं, एएलयू में भी आ सकते हैं और कंट्रोल यूनिट्स में भी आते हैं और मेमोरीज के अंदर भी आते हैं आपके, क्योंकि वो एक तरह से मान के चलते हैं कि डीप लेवल चला जाता है। जूनियर इंस्ट्रक्टर वाली में मुझे कोई उम्मीद नहीं है ना। तो ये रहा आपका कि नंबर रिप्रेजेंटेशन आपको सीखना पड़ेगा। अब उस पे 3 वे हैं आपके, एक है साइन मैग्नीट्यूड मेथड, एक है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड, एक है आपका टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो हमने जो यूज लिया है वो बेसिकली टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज में लेते हैं। तो आप टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड क्यों यूज में लेते हैं? साइन मैग्नीट्यूड में क्या प्रॉब्लम थी, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या प्रॉब्लम थी कि उनको डिस्कार्ड कर दिया और टूस कॉम्प्लीमेंट लिया, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ने वाले हैं, एएलयू के अंदर है। और तीसरा पोर्शन है आपका इनपुट आउटपुट। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ये नहीं पढ़ेंगे, ये तो फंडामेंटल में सब जानते हैं इस चीज को। तो ठीक है, डेटा का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस से, और इनका जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कैसे कैसे आए थे ना, वो सारी चीजें इसमें है। इसके अलावा एक डीएमए कंट्रोलर्स और है इसमें, डीएमए कंट्रोलर, कि भाई डीएमए कंट्रोलर में ये है कि सीपीयू का सारा काम करे, सीपीयू प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का काम भी कर सकता है और डेटा ट्रांसफर का काम भी कर सकता है, लेकिन सारा काम अगर सीपीयू को दे दिया जाए तो सीपीयू की स्पीड कम हो जाती है उसके इसके अंदर। तो इन्होंने क्या किया कि एक नई डिवाइस इंट्रोड्यूस की थी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये आपका सीनियर में है, मैं तो जस्ट बता रहा हूं आपको, है ना, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये एक नई डिवाइस थी। ये डिवाइस ये कहती है कि सर डेटा ट्रांसफर का काम तो डीएमए कर देगा और प्रोग्राम की जो प्रोसेसिंग का काम है वो सीपीयू कर देगा। अब कैसे करेगा और कौन कौन सी डिवाइसें कहां लगी होती हैं, किस तरह से काम करती है, फंक्शनलिटी क्या है, वो हम किसमें पढ़ने वाले हैं, इनपुट आउटपुट के अंदर हो गया। तीसरी चीज आपकी बचती है सिस्टम बसेस। थर्ड चीज है आपकी सिस्टम बस। ये मेमोरी था आपका। अब देखो, सिस्टम बस क्या होती है, सेट ऑफ लाइंस होती है। अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो सिस्टम बस क्या है आपकी, इस सेट ऑफ लाइंस कि सर आप जो भी फेचिंग डिकोडिंग कर रहे हैं तो बिना सिस्टम बस के तो नहीं हो सकता ना। सारा डेटा कहाँ रखा हुआ, मेमोरी में लगा हुआ, हवा में तो उड़ के नहीं आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग नहीं रहा है, कोई वाया तो होना चाहिए आपको उसको ट्रांसफर करने के लिए। तो जो भी ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, वाया का काम कर रहा है, वो कौन कर रहे हैं, आपके सिस्टम बस कर रही है। आपकी सिस्टम बस क्या होती है, सेट ऑफ लाइन्स होती है। 3 तरह की सिस्टम बस होती है, एक होती है आपकी एड्रेस बस, दूसरा होती है डेटा बस और तीसरा होती है कंट्रोल बस। तो ये कौन कौन सी होती है, एक होती है आपकी एड्रेस बस, दूसरी होती है आपकी डेटा बस और तीसरी होती है आपकी कंट्रोल बस। देखो बच्चों, सिस्टम बस 3 तरह की होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। एक तो ये ध्यान रखना, ये यूनी डायरेक्शनल है, एक की डायरेक्शन है। डेटा बस की दोनों डायरेक्शन होती है, यहां से यहां भी जा सकता है, मेमोरी से सीपीयू की तरफ भी जा सकता है। और कंट्रोल बस भी यूनी डायरेक्शनल है। तो ये तो हो गई आपकी कंट्रोल बस। यूनी डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, एक ही डायरेक्शन में। ये है आपकी डेटा बस और ये है आपकी एड्रेस बस। ठीक है, अब देखिए एड्रेस बस क्या काम कर रही है, मेमोरी में एड्रेस को लोकेट करने का काम कर रही है। जैसे मैंने बताया था, आपको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, आपने क्लिक किया, आप तो केवल क्लिक कर रहे हैं, तो क्या करता है, एड्रेस बस लेकर जाती है कि ये मेमोरी में कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, मतलब सारा प्रोग्राम मेमोरी में है आपका, आपको थोड़ी पता है। तो रजिस्टर में उसका एड्रेस होता है, मैंने बताया प्रोग्राम काउंटर के अंदर। जैसे ही आप क्लिक करोगे, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, उस एड्रेस को दे देता है एड्रेस बस को। एड्रेस बस जाती है
मेमोरी पे कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम मेमोरी लोकेशन इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर रखा हुआ है। तो आपने एड्रेस बस ने क्या किया, किसको कंटेन कर रही है, एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम को कंटेन कर रही है या कोई भी एप्लीकेशन को कंटेन कर रही है। ठीक है, वो मेमोरी में कहाँ रखा हुआ है। आप सर मेमोरी में पहुंच गए, सर मेमोरी के अंदर यहाँ रखा हुआ है 11110, ये है आपका। तो आपने क्या किया, ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसको फेच करके लेके आ गए। अब जब लाओगे तो कैसे लाओगे, डेटा बस के थ्रू लेके आओगे। एड्रेस बस ने तो एड्रेस देने का काम किया है, डेटा बस उसको लेकर आएगी। कहां लेकर आएगी, सीपीयू के पास लेकर आएगी। सीपीयू उसको क्या करेगा, पढ़ेगा। उसको क्या बोल रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं। तो आपने डिकोडिंग और फेचिंग तक कौन कौन सी बस काम में आ रही हैं, दोनों बस काम में आ रही हैं। और ये कंट्रोल बस क्या कर रही है, कंट्रोल बस आपको ये बता रही है कि कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करने वाले हैं। कोई जरूरी थोड़ी है मेमोरी से हमेशा लाओगी, मेमोरी में सेव भी तो करा सकते हो। ठीक है, भैया आपने कोई इंफॉर्मेशन है, कोई डेटा है, आपने सेव करा दिया, तो सेव में तो लेकर थोड़ी आ रहे हो, वहां तो आप वैल्यू को पुट करा रहे हो। जो कंट्रोल सिग्नल है ये बताता है बेसिकली कौन सा ऑपरेशन आप करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, दो तरीके के ऑपरेशन होते हैं, एक होता है रीड ऑपरेशन, दूसरा होता है राइट ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन होता है रीड और दूसरा होता है राइट ऑपरेशन। ये है आपका रीड ऑपरेशन, दूसरा है आपका राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो कंट्रोल सिग्नल आपको पहले सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि भाई आप ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो फिर एड्रेस बस जाके वहां से ले आएगी, फेच करेगी, डिकोड करेगी, एएलयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर प्रोग्राम काउंटर उसके एड्रेस को बढ़ा देता है, एड्रेस को बढ़ा देता है मतलब इंक्रीमेंट कर देता है। ऑटोमेटिक होता है प्रोसीजर, है ना। मान लीजिए ये एड्रेस है आपका 11111, ये मेमोरी लोकेशन का कोई एड्रेस है। अब आप क्या करोगे, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, उसमें तो 5 इंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए 4 इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम में, तो फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन पे जाएगा, जाएगा कैसे, पीसी, पीसी प्लस 1 हो जाता है। मतलब अब इसका एड्रेस क्या हो गया, मान लीजिए ये है 1, इस तरह का कर दो, 0 कर दो ये वाला, या 10 कर दो। कहने का मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आपका पहुंच गया है। फिर ये है 11111 मान ली, फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन में पहुंच जाएगा। मतलब उस प्रोग्राम में जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से वो इंक्रीमेंट होता रहेगा आपका। और कब तक होगा, जितना उस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसीजर रहता है। तो नहीं, जितने प्रोग्राम अब बीच में तब रुक सकता है जब इंटरप्ट आ जाए। इंटरप्ट से मतलब क्या है, आप यूट्यूब देख रहे हैं साहब, यूट्यूब करते करते फोन आ गया आपके पास, फोन कॉल आ गया, आपने क्या किया है, उस फोन कॉल को अटेंड कर लिया। अब यूट्यूब तो चल रहा था ना बीच में, अब अटक गया ना, रुक गया ना आपका यूट्यूब। अब आप जब उस फोन कॉल को बंद कर दोगे, वापस चालू करोगे, तो जहां से आपने बंद किया था प्रोग्राम फिर वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, इंटरप्ट भी सिलेबस में है लेकिन वो आपके नहीं है, उसी इंस्ट्रक्टर में है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरप्ट। मतलब एक प्रोग्राम जब आप वर्क कर रहे हैं, उस प्रोग्राम के बीच में कोई और सर्विस या और प्रोग्राम आपसे सर्विस की डिमांड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट। जैसे आपने कभी देखा होगा, प्रिंटर होता है, प्रिंटर में आपने पेज डाल देते हैं, प्रिंटर के अंदर आपने कह दिया 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर दीजिए, मान लीजिए पेज खत्म हो गए 2 के बाद, फिर क्या करोगे, तो लिखा आता है ना पॉपअप कि प्रिंट का पेज खत्म हो गया, प्रिंट में पेज डालो। तो ये क्या है, एक इंटरप्ट है, वो सर्विस की डिमांड कर रहा है, वो सर्विस आप प्रोवाइड करो उसके अंदर, है ना। तो वो अब आप जब चालू करोगे तो जहां तक प्रिंट हो सकी है, जैसे 2 पेज हो गए, तो अब तीसरा पेज होगा। ऐसा नहीं कि पहला और दूसरा पेज दोबारा होगा, रिज्यूम होता है, वो जहां से बंद किया ना, प्रोग्राम बंद हुआ है, उसके बाद से फिर वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। ऐसे नहीं है कि 1 से 5 तक किया, 2 तक प्रिंट निकाल दी, वापस 1 2 प्रिंट निकाल दी, ऐसे नहीं होता है कभी। कभी करके देखा होगा ना प्रिंट तो। ठीक है, 2 हो चुकी है, फिर पेज लगाए तो तीसरा पेज निकलेगा आपका। ठीक है, वो सारा काम होता है आपका इंटरप्ट्स के थ्रू जितना भी है। तो अब ये एड्रेस बस है, ये आपका डेटा बस है, ये आपका कंट्रोल बस है। क्लियरिटी होगी सभी। एड्रेस बस एड्रेस को कंटेन करता है, डेटा बस डेटा और प्रोग्राम दोनों को लेकर आता है। ठीक है, प्रोग्राम को भी डेटा बस ही लेके आता है और इसको भी ये लेके आता है। और जो कंट्रोल बस है उसमें दो तरह के सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, एक रीड सिग्नल होता है, एक राइट सिग्नल है। रीड का मतलब है टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी, और राइट का मतलब पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू द मेमोरी। ठीक है, राइट है, नाम से क्लियर होता है, रीड पढ़ना, राइट सेव करना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अब हम पढ़ने वाले क्या है अपने सिलेबस में, एक तो अपना एएलयू के अंदर नंबर रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कंप्यूटर अर्थमेटिक का पार्ट है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कंप्यूटर, लेकिन नंबर रिप्रेजेंटेशन अपने को आना चाहिए कि नेगेटिव नंबर कैसे होते हैं, नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, नंबर रिप्रेजेंटेशन है, अब जैसे मैंने आपको बताया +5 है इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप ये नहीं कर सकते सर, ये +5 नहीं है, ये है आपका +5 कंप्यूटर के अंदर। वैसे तो ठीक है, आप
वो आप जो वर्क कर रहे हो ना, वो तो अनसाइंड नंबर पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर साइन नंबर पे काम करता है, तो उसका अपना एक अलग प्रोसीजर होता है, ये है। तो रेंज क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये तो पता है क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है नेगेटिव नंबर है, नेगेटिवली कंप्यूटर में स्टोर किया गया है। जो एमएसबी अगर 1 बताता है तो है ना, ये 1 होगा तो इसका मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर किया गया है, तो उसका फिर टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो 1 1 तो ये हो जाएगा -3, ये -3 था एग्जैक्टली। तो ये हम पढ़ेंगे एएलयू के अंदर। सीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन है, ज्यादा नहीं है आपकी। मेमोरी थोड़ा डिटेल में है, जिसमें फिर आपके ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, रैम है, रोम है, कैशे है, रजिस्टर्स वगैरह है, ये सारा करेंगे। और हम इसके अंदर कैशे मैपिंग भी करेंगे। कैशे मैपिंग का मतलब ये है, मेंशन नहीं है लेकिन उन्होंने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन करके छोड़ दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं थोड़ा डीप में भी चले जाएंगे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा पढ़ लोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम पढ़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कैशे मैपिंग ये कहता है कि सर मान लीजिए आपके फोन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में डेटा रखा हुआ है या रैम में कोई डेटा रखा हुआ है। रैम में डेटा होता नहीं हो तो वॉलेटाइल हो जाती है, आप ये कहिए कोई सेकेंडरी मेमोरी में है। तो कैशे मैपिंग ये है कि सर जो भी आपका प्रोसेसिंग होता है तो डेटा पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट होता है, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि सीपीयू का डायरेक्ट कम्युनिकेशन, देखो मैं समझाता हूँ इसको, ये है आपका पूरा गेम। ये पूरी कॉन्सेप्चुअल चीज है, एक बार दिमाग में सेट हो जाती है, रटने वाली बात नहीं है इसमें कुछ भी। आप कॉन्सेप्ट बात करता है केवल। देखो ये है आपका, मान लीजिए ये सीपीयू है, एक समझिए इसको, सीपीयू ने, और ये आपकी मेमोरी है, आपकी मेमोरी, मैं कहता हूं ये रैम है, और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क है। समझाने के लिए बाकी डिटेल में अपन लेंगे बाद में। हार्ड डिस्क में सारा डेटा रखा रहता है, सेव रखा रहता है आपका, चाहे प्रोग्राम हो, डेटा हो, मेमोरी के अंदर हो गया आपका। जब भी किसी चीज को सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा तो उनको समझने में टाइम लगेगा। अब मैं तो कोर्स करा के निकल गया, उनको समझ में नहीं आई, तो ये वेरिएशन हो गया, मतलब जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं उस स्पीड से सामने वाला उसको ग्रेस्प नहीं कर रहा है। अगर हम सीपीयू की स्पीड कम भी कर दें मान लीजिए, तो फिर सीपीयू का यूज क्या हुआ। और सीपीयू, अगर आपको सीपीयू ने कहा यार प्रोसेस करना है, अब वो मेमोरी में लेकर आएगा आधे घंटे में मान लीजिए, और सीपीयू बैठ के खाली बैठा हुआ है, आइडल बैठा हुआ है, तो सीपीयू का तो यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ ना आपका। तो इन्होंने क्या किया, फिर डिफरेंट डिफरेंट मेमोरीज मार्केट में लॉन्च की थी कि भाई सीपी हार्ड डिस्क का तो यूज है, क्योंकि हार्ड डिस्क स्टोरेज का काम करता है, बड़ा स्टोरेज और सस्ती डिवाइस है, तो हार्ड डिस्क का तो अपना एक यूटिलाइजेशन है। तो लेकिन जब भी एग्जीक्यूट करेगा तो वो रैम में आना ही पड़ेगा, प्राइमरी मेमोरी में, चाहे प्रोग्राम हो या डेटा हो, वो लोड होके कहाँ आता है आपका, रैम में आता है सर। ठीक है, और रैम के बाद कहां जाता है सर, फिर वो कैशे मेमोरी में जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है सर, हार्ड डिस्क है, मान लीजिए एक मूवी है आपकी 4 GB की मेमोरी है, अब आपने क्लिक किया उस पर, और रैम की साइज है आपकी, वो है आपकी 2 GB, तो पूरी मेमोरी तो डाउनलोड होके आ नहीं सकती, साइज ही नहीं है रैम की, तो इतनी लोड होके कैसे आ जाएगी आपकी। और हो सकता है रैम के अंदर वगैरह जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी पहले लोड होता है आपका, जब भी सबसे पहले लोड होगा, उसकी तो कैपेसिटी नहीं है रैम की तो इतनी, तो कैसे होगा ये सारा काम। तो वहां कॉन्सेप्ट था वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का, कि आपको एक साथ सारा डेटा लेके नहीं आना है, जितना आवश्यक है उतना लेके आ दो, बाकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम से पुराना डेटा वापस हार्ड डिस्क में पहुंचता रहेगा। तो वो कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है बेसिकली, उसको हम सीओए में नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट कराता है ना कि भाई सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, तो वो कहलाता है आपका वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अब आपके पास रैम में आ गया, रैम से कैशे में कैसे ट्रांसफर होगा, ये कहलाता है कैशे मैपिंग। ठीक है, ये सीयूए में पढ़ते हैं हम, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तो सीईओ का पार्ट है, और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया जाता है बेसिकली। तो ये अपने इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम डीप में लेंगे कैशे मेमोरी में, कैशे मैपिंग के अंदर। और तीसरा है आपका इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट में तो जो आपके डीएमए है, या जैसे उसकी आर्किटेक्चर डिजाइन है, कौन कौन से तरह के कंप्यूटर मार्केट में आए थे, किस किस तरह के बसेज वगैरह थी उसके अंदर, वो सारी हम इनपुट आउटपुट पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ ये मत समझिएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, ये सब फंडामेंटल के पार्ट है आपके। क्या हो रहा है आवाज, तो यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट है तो बता दीजिए। ये पूरे सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन लेआउट है आपका जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। अब बताइए,
किसी भी तरह का कोई डाउट हो, प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बच्चों, बताएं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, जी सब्जेक्ट है, ऐसा दिक्कत नहीं, बस जितना आपको जिस फ्लो में लेके जाएं उस फ्लो में आप चलते रहिए, है ना। हम्म। आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है बेसिकली। आर्डिनो तो एक मैंने एग्जांपल लिया, बहुत तरह के माइक्रो कंट्रोलर आते हैं। उसमें क्या होता है, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह सारे डिवाइस। तो ये बेसिकली जो डिवाइस प्रोग्रामिंग होती है ना अपनी, डिवाइस प्रोग्रामिंग का मतलब आप कुछ भी चीज कर रहे हैं। जैसे आप बना रहे हैं सब, ड्रोन बना रहे हैं सब, ठीक है, तो ड्रोन में भी तो लगेगी प्रोग्रामिंग, तो वहाँ माइक्रो कंट्रोलर्स यूज में आ रहे हैं, आपको जरूरी आर्डिनो है। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा ताली बजाते तो लाइट जल जाती है, छोटे छोटे बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी माइक्रो कंट्रोलर्स यूज में आ रहे हैं। तो बहुत सी जगह जहाँ डिवाइस प्रोग्रामिंग यूज में ले रहे हैं, वहाँ माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं काम में। तो उसमें जो बेसिकली यूज आ रही है वो असेंबली लैंग्वेज आ रही है। आजकल ऐसा नहीं है, अब वो क्या कर रहे हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को भी उस पर सपोर्टिव बना दिया है। तो एम्बेडेड सी है और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप यूज में ले सकते हो। लेकिन वहां जो प्रोग्रामिंग है, अगर हम असेंबली लैंग्वेज दे तो आप रजिस्टर के थ्रू ले रहे हैं, सारा काम रजिस्टर के थ्रू कर रहे हैं, तो वहां लंबे प्रोग्राम नहीं बनते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं बनते हैं। तो आपको तो एक फंक्शनलिटी, तो रोबोटिक है, तो रोबोटिक में सब यही आते हैं, माइक्रो कंट्रोलर आते हैं। जनरल ये प्रोसेसर यूज में नहीं आते हैं, क्या करोगे। बहुत है, हजारों तरीके के माइक्रो कंट्रोलर आते हैं। एड्रीनो का तो नाम लिया क्योंकि वो बच्चे जानते हैं, उसको छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत तरीके के आते हैं। और उसमें फिर कैपेसिटी के हिसाब से भी आपको कैसी प्रोग्रामिंग करनी है, हाई लेवल करनी है, तो फिर उसके हिसाब से मेमोरी की और प्रोसेसर की वो स्पीड बढ़ा देते हैं, उसकी पावर्स बढ़ा देते हैं। ठीक है। लेकिन इसका इसलिए यूज नहीं होता कि आपको प्रोग्रामिंग तो करनी है 100 लाइन की, तो उसको करना क्या है, उसको चेंज भी नहीं करना है आपको, एक ही बार प्रोग्राम सेट करना है उसके अंदर। ये तो जनरल पर्पज है, इसमें तो 50 बार चेंज करोगे, सब कुछ करोगे, आप हजार तरीके से यूज में ले सकते हो इसको। अब आप ये 8,000 का प्रोसेसर थोड़ी लगाओगे एक छोटे से काम के लिए कि लाइट जल जाए लाइट बंद हो जाए, इसके लिए 8,000 का थोड़ी लगाओगे वहां पे। वहां तो छोटा सा काम ही तो करना है आपको, 100 रुपए का आता है। ऐसे नहीं सारे 100 रुपए के आते हैं, मतलब ऐसे ना बहुत आते हैं, बहुत है ना। तो जब जो भी आपकी इस तरह की प्रोसेसिंग होती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज वगैरह होती हैं, उसमें सारे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, वो भी प्रोसेसर। बहुत है आजकल, देखो जो भी नए आ रहे हैं उसमें आप हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकते हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए एक अलग तरीके होते हैं। बाकी एम्बेडेड सी करके आता है, एक प्रोग्रामिंग आती है एम्बेडेड सी, वो डिवाइस प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली यूज में आती है। ठीक है, तो उसमें भी ये है कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज यूज लेते हैं, तो उसका किस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो वो अलग तरह का हिसाब किताब हो जाता है उसका। ठीक है, ये है। बाकी मोस्टली रिकमेंडेबल यही होती है कि आप असेंबली लैंग्वेज ही यूज में लें। तो फिर उसको आपके हार्डवेयर को पढ़ना पड़ता है आपको कि कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, क्योंकि जनरल पर्पज रजिस्टर तो हर प्रोसेसर के अलग अलग होते हैं। अब इंटेल की बात करें तो 8085, 8086, 8088, 80386 ये सीरीज है। फिर आपका पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, फिर पेंटियम 4 आया था। फिर कोर 2 या कोर डुअल कोर आया था, फिर i3 था, फिर i5 था, फिर i7 था, फिर i9 था। ये कौन सी सीरीज, इंटेल की है। ऐसे AMD अलग प्रोसेसर होता है, उसकी अलग सीरीज है। ठीक है। तो अब इनको फिर आपको हार्डवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा भाई, इसमें जनरल पर्पज रजिस्टर कौन से हैं, स्पेसिफिक कौन से हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है आपको। अब 8085 की अगर आपने इंजीनियरिंग की है, MCA किया है, तो वहाँ माइक्रो प्रोसेसर था 8085, आपने पढ़ा होगा, वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है आपकी। 8086 है, वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है आपकी। ठीक है, तो वो आपको सिखाते भी हैं। वो वहाँ डिवाइस प्रोग्रामिंग वगैरह में डायरेक्टली यूज में आती है, वो OS से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। उसको कन्वर्ट की जरूरत नहीं है, असेंबलर होता है हालांकि, वो भी कन्वर्ट की जरूरत पड़ती है अगर 01 में है तो। अदरवाइज वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। ठीक है, फास्ट भी होती है। बट ये है कि भाई आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं बना सकते, 100-200 लाइन तक बना दो, 500 लाइन, अब इतनी तो कैपेसिटी नहीं है ना, 100 रुपए का माइक्रो कंट्रोलर, क्या कितना बड़ा प्रोग्राम बनाओगे आप। छोटे मोटे वर्क के लिए है ना। अब स्पेसिफिक माइक्रो कंट्रोलर भी बनाए जाते हैं, जैसे अब मैं मिसाइल डेवलपमेंट के लिए कि भाई मुझे ये मिसाइल इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके डालनी है, तो ये कंप्यूटर वहां नहीं आते, वहां माइक्रो कंट्रोलर्स भी आते हैं, लेकिन उस माइक्रो कंट्रोलर्स को स्पेशली डेवलप किया जाता है फिर। ठीक है, कि भाई इस तरह की कैपेसिटी है, स्पेसिफिक फंक्शनलिटी है, ये काम ही हमको करना होता है। वहाँ i3 i4 नहीं चलते हैं वहाँ। उसका पर्पस ही यही है, वो बनाया इसीलिए गया है। उसमें एक ही प्रोग्रामिंग सेट करके दी जाती है कि ये यही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करता है। तो रोबोटिक्स वगैरह है, और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज है, या कोई भी डिवाइस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वहां माइक्रो कंट्रोलर ही यूज में आते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर भी माइक्रो प्रोसेसर ही है वो, लेकिन वो थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रोसेसर हो जाता है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शनलिटी हो जाती है आपकी। तो आर्किटेक्चर डिफरेंसेस भी आ जाते हैं वहाँ। ठीक है, इस तरह का आर्किटेक्चर नहीं होता, फिर उसको अलग तरीके से हो जाता है, पूरी स्टडी अलग हो जाती है उसकी। तो ARM आता है अपना, एड्रीनो आता है, रेस्पेरी पाई आता है, रेस्पेरी पाई से बहुत, हाँ ठीक है, ये सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं आपके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा यूज में आते हैं, कंप्यूटर वाले थोड़ा सा कम जाते हैं इसकी तरफ, है ना, वो अलग हो जाता है। बाकी
ये यूज में है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनते हैं अगर आपने कभी काम किए हो तो उसमें। छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी इवन बच्चे बनाते हैं प्रोजेक्ट। और प्रॉब्लम ये क्या है कि बच्चे मालूम होता नहीं है, आपने उसको देखते हैं कि यार रोबोटिक्स हो गए, पता नहीं कितनी हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एम्बेडेड सिस्टम है आपका, उसमें ये काम में आते हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक नई तरह के डिवाइस को कन्वर्ट कर देना उसमें। वहां ये यूज में आ रहे हैं सारे प्रोसेसेस। ठीक है, और बताएं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर, एक क्वेश्चन है कि सिस्टम बस आपकी तीन तरह की होती है, तो कौन सी सिस्टम बस? ये केवीएस 2018 के पेपर में आया है कि केवीएस में ये पूछा है कि कौन सी सिस्टम बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, या चारों? तीनों, सॉरी, तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट। बताएं। तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। चलो कंट्रोल बस ले लिया, कंट्रोल बस तो कर दिया, आपके पास एड्रेस बस नहीं है तो आप लोकेट कैसे करोगे? हटा दो एड्रेस बस को। बिना एड्रेस बस के आप प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके बता दो मेरे को। आप जाओगे कैसे मेमोरी में, कहाँ रखा हुआ है? डेटा बस ना हो तो लाओगे कैसे डेटा को या प्रोग्राम को? कंट्रोल बस का अपना है, कंट्रोल बस नहीं होगी तो आप कौन सा ऑपरेशन करने वाले ये नहीं पता है आपको, घूमते रहो एड्रेस में इसमें। तो तीनों बसें इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, कम ज्यादा नहीं हो सकती तीनों के अंदर है। ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि जो आपके सीओए है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, या फिर इनपुट आउटपुट है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए एएलयू नहीं है तो डेटा का ट्रांसफर तो हो ही सकता है ना। चलो आप ऑर्थोमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, बट कंप्यूटर का कहीं तो यूज ले ही सकते हो आप। मेमोरी नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे अब मैं माइक्रो कंट्रोलर का एग्जांपल ले रहा हूं तो वहां तो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर के थ्रू छोटे मोटे प्रोग्राम तो आप सेव कर ही सकते हैं, कोई बात नहीं है वहां पर। ठीक है। इनपुट आउटपुट नहीं है तो भी, इनपुट आउटपुट नहीं है तो भी एक बार काम चल जाएगा, आपने सेट करके दे दिया, वो ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। एक बार चल जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? अब सीयू ही नहीं है तो आप तो कोई प्रोग्राम का या डेटा का ट्रांसमिशन कर ही नहीं सकते। कंट्रोल सिग्नल वही प्रोवाइड कर रहा है। डेटा का ट्रांसफर में भी कंट्रोल सिग्नल लग रहा है और प्रोग्राम को प्रोसेसिंग में भी कंट्रोल सिग्नल लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि कंट्रोल सिग्नल ही मैक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जब सिग्नल ही नहीं होंगे तो मैक्रो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते, मैक्रो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे तो कोई प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ही नहीं हो सकता। कंप्यूटर तो कबाड़ है, बेच दो। सीयू की दो तरह से डिजाइन होती है, एक तो हार्डवेयर बेस्ड डिजाइन होती है, एक होती है आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड डिजाइन होती है। जो पुराने थे कंप्यूटर्स उसमें थी हार्डवेयर बेस्ड डिजाइन थी। मतलब एक पर्टिकुलर हार्डवेयर का स्ट्रक्चर बना के उन्होंने दिया था। बट उसमें दिक्कतें ये आती थी कि हमें बहुत ही बार चेंजेस करने पड़ते हैं इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो उसमें फिर क्यों अब जो नई डिजाइन आ रही है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड आ रही है। ठीक है। अगर आप सीनियर इंस्ट्रक्टर में कौन कौन बच्चे एनरोल्ड है? आप हो क्या? सीनियर इंस्ट्रक्टर में देखेंगे, अगर होगा तो कंट्रोल में पूरा कंट्रोल डिजाइन भी हमको पढ़ा दिए, कंट्रोल यूनिट करके छोड़ रखा है आपके वहां पर। तो आप कंट्रोल यूनिट में अगर टाइम होगा तो कंट्रोल डिजाइन भी बता देंगे। और बेसिक्स में जो है उनको कोई मतलब नहीं है, पहले अपन बेसिक लेंगे ना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा। पहले बेसिक में चलते हैं। ठीक है। तो अभी जो डिजाइन आ रही है सॉफ्टवेयर डिजाइन बनते हैं, उसमें एड्रेसिंग मोड वगैरह सब कुछ पहले से इनबिल्ट होते हैं सारे। एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होगी, इंस्ट्रक्शन साइकिल का फॉर्मेट क्या होगा। तो जो अभी डिजाइन बन रही है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड बनती है हमेशा। एक हार्डवायर बेस्ड होती थी, वो पहले जो कंप्यूटर होते थे उसमें यूज में ली जाती थी कंट्रोल यूनिट के अंदर। अब बनती कैसे है वो सारी चीज बताएं। और बताएं। ठीक है, आज के लिए कोई डाउट है पूछ लीजिए, मैं फिर आज क्लास ऑफ करता हूँ। एक और चीज ध्यान रखना है इसके अंदर, अपने पास डेटा यूनिट के बारे में भी अपने को मालूम होना चाहिए, है ना। आज तो क्लास हो गई है। डेटा यूनिट का मतलब यह है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है, बेसिक्स में तो नहीं आएंगे, लेकिन कैशे मैपिंग हम करेंगे तो वहां न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो जो भी इसमें जो न्यूमेरिकल किए जाते हैं ना, वो हमेशा टू की पावर्स में किए जाते हैं। तो वहां किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। वैसे शायद पता होगा लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको बता दूंगा, है ना। चलो बता ही देते हैं, 2 मिनट का काम है। ये डेटा यूनिट में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल में इसका इंप्लीमेंटेशन भी आएगा। देखो बच्चों, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 क्या है? 4। ये डेटा यूनिट्स हैं। 2 की पावर 3 क्या है? 8। 2 की पावर 4 क्या है? 16। 2 की पावर 32। 2 की पावर 64। ठीक है। 2 की पावर 7 कितना है? 128। 2 की पावर 8 कितना है? 256।
2 की पावर 9 512, और 2 की पावर 10 क्या होता है 1024। ये 2 की पावर 10 को क्या बोलते हैं 1 किलोबाइट, 1 केबी। अब आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि 1 केबी की यूनिट क्या होती है, 124 बाइट, बिट्स हो गए ना आपका, बाइट हो गए। तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं आपके, 1 केबी क्या है, केबी बड़ा है कि एमबी बड़ा है, जीबी बड़ा है, हर क्वेश्चन में इवन आईए वगैरह में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब मैं आपसे पूछता हूँ 2 की पावर 11 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 केबी लिख सकते हैं क्या भाई? 2 की पावर 11 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 10 इंटू 2 की पावर 1। 2 की पावर 10 को क्या लिखा है हमने 1 केबी, तो ये क्या हो गया 2 केबी हो गया आपका, 2 केबी। ठीक है, किसी को डाउट है तो बता दीजिएगा। 2 की पावर 12 कितना हो गया, 4 केबी हो सकता है। ठीक है, 4 केबी हो गया। 2 की पावर 13 कितना हो गया, 8 केबी। 2 की पावर 14 16 केबी। 2 की पावर 15 कितना है, 32 केबी। 2 की पावर 16 64 केबी। 2 की पावर 17 कितना हो गया, 128 केबी। ठीक है, 2 की पावर 18 कितना हो गया, 256 केबी। 2 की पावर 19 कितना हो गया, 512 केबी। और 2 की पावर 20 क्या होता है, 1 मेगाबाइट। 2 की पावर 20 कितना हो गया, 1 मेगाबाइट। ठीक है, तो मेगाबाइट बड़ा हुआ, किलोबाइट बड़ा हुआ, मेगाबाइट बड़ा हुआ। ठीक है, अब मैं कहता हूं 2 की पावर 21, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मेगाबाइट लिख सकते हैं। ठीक है, 2 मेगाबाइट। 2 की पावर 22 कितना हो गया, 4 मेगाबाइट। अब आपको जो क्वेश्चन देंगे ना वो मेगा किलो उसकी रेंज में देते हैं, तो उसको 2 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, 2 की पावर में आंसर देना होता है, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2 की पावर 23 कितना है, 8 एमबी। 2 की पावर 24 कितना है, 16 एमबी। 2 की पावर 25 कितना है, 32 एमबी। 2 की पावर 26 लिख लेना इसको आप, वैसे तो होगा कोई यार, 64 एमबी। 2 की पावर 27 कितना है, 128 एमबी। 2 की पावर 28 कितना है, 256 एमबी। ठीक है, 2 की पावर 29 कितना है, 512 एमबी। और 2 की पावर 30 क्या होता है, 1 गीगाबाइट। ठीक है, तो 1 गीगाबाइट बड़ा होता है, क्या होता है सबको पता है, 1 गीगाबाइट बड़ा है आपका मेगा से, और मेगा बड़ा है आपका किलो से। अब इसको किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं कहता हूँ 1 केबी मल्टीप्लाई 1 केबी मल्टीप्लाई 1 केबी, क्या होता है आपका 1 जीबी। कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 केबी क्या 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, कितना हो गया आपका 2, पावर है ना, सेम पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो गया 2 की पावर 30, ये हो गया 1 गीगाबाइट। इसी तरीके से आप आगे ले जाइए, 2 की पावर 31 कर दीजिए आप, 2 की पावर 31 क्या हो गया, 2 जीबी। ठीक है, इस तरीके से करते 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 2 की पावर 40 होगा, इसको क्या बोलते हैं 1 टेराबाइट। ठीक है, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। तो ये डेटा यूनिट्स है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और सीओए में जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी की सपोर्ट से होंगे, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल में इसका इंप्लीमेंटेशन भी आपका आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। कोई डाउट है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, पूछ लीजिए, फिर क्लास ऑफ करते हैं।